हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल कैटलिस्ट इन्हांस योर वे ऑफ लर्निंग। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डी ब्रॉगली का वेव इक्वेशन और उसका डेरिवेशन कैसे करना है। इसके अलावा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और उसका डेरिवेशन भी हमने देखा था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बार बार एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो क्या है क्वांटम नंबर? Quantum number is a set of four number which are used to determine the position of electron around the nucleus। मतलब क्वांटम नंबर चार नंबर का एक सेट होता है जो कि हमको बताता है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपना घर का एड्रेस बताते हैं तो फिर क्या बोलते हैं, क्या क्या बताते हैं? एक तो स्ट्रीट नंबर बताते हैं, गली नंबर बताते हैं, मकान नंबर बताते हैं, तब जाकर कोई हमारे घर तक पहुंच पाता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए इन चार क्वांटम नंबर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज गिवन बाय एन, इसको एन से इंडिकेट करते हैं, एंड इट डिटरमाइंस द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी कैन से दैट इट इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में है, कौन से शेल में है, या फिर बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है। इसको बताने के लिए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज़ करते हैं, इसको एन से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फास्फोरस, मुझसे पूछा गया कि फास्फोरस के आखिरी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 4 10 2 12 और 3 15 3p3। अब देख सकते हो यहाँ पे जो ये नंबर्स लिखे हैं सामने, ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, शेल नंबर्स ही हैं। तो हाईएस्ट शेल नंबर क्या है यहाँ पे? 3 है, क्योंकि हमको आखिरी इलेक्ट्रॉन का पूछा है, तो ऑफकोर्स आखिरी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी शेल में एंटर करेगा, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आ गया आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए? 3 आ गया। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि हमसे पूछ दिया कैल्शियम के लिए, कैल्शियम का कितना होता है? 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 4 10 2 12 6 18 और 4s2। अब इसका n का वैल्यू क्या हो जाएगा? आखिरी इलेक्ट्रॉन का कहाँ एंटर कर रहा है? फोर्थ शेल में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो दैट्स हाउ डिटरमाइन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद सेकंड क्वांटम नंबर है हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में एंटर कर रहा है, जिस सबशेल में एंटर कर रहा है, उसका शेप क्या होगा। ठीक है, अब जैसे कि तुमको पता होगा एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल का डम्बेल्ड, डी ऑर्बिटल का डबल डम्बेल्ड और एफ ऑर्बिटल का इरेगुलर शेप होता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन इनमें से कौन से ऑर्बिटल पे लाई कर रहा है, इसको बताने के लिए आया अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे हम एल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यूज भी अलग अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहा है तो उसके लिए एल की वैल्यू 0 होगी, पी में एंटर कर रहा है तो एल की वैल्यू 1, डी में एंटर कर रहा है तो एल की वैल्यू 2 और एफ में एंटर कर रहा है तो एल की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब जैसे कि पूछ दिया इसी में ही कि फास्फोरस का आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, तो देख सकते हो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? पी ब्लॉक में एंटर कर रहा है, मतलब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी के लिए क्या होती है एल की वैल्यू? 1, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, सिमिलरली अगर पूछा कैल्शियम के लिए बताओ, 20 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो यहाँ पे देख सकते हो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया? एस में, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस के लिए क्या होती है एल की वैल्यू? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके हमको पता करना है कि उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, कौन से ब्लॉक में गिर रहा है। जिस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है उसी के लिए एल की वैल्यू जो है वो हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहा है, दैट मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन डम्बेल्ड ऑर्बिटल में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एस में गिर रहा है मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है? इट डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D स्पेस। मतलब ये हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन का 3D स्पेस में डायरेक्शन कहाँ पे होगा। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन, दैट मीन्स वो कौन से एक्सिस के बीच में या फिर कौन से एक्सिस में मूव कर रहा होगा। जैसे कि एल मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर से हमको पता चलता है कि वो कौन से ऑर्बिटल में है। अब जैसे कि तुमको पता है कि हर एक ऑर्बिटल का अपना अपना कुछ सबशेल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एस ऑर्बिटल का सिर्फ एक ही सबशेल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पी ऑर्बिटल के लिए हमारे पास 3 सबशेल्स होते हैं।
क्या क्या, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। वैसे ही डी ऑर्बिटल के 5 सबशेल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और एफ ऑर्बिटल का 7 सबशेल होता है। अब उसका क्योंकि डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, इसीलिए इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, ठीक है ना। तो फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन का 3D स्पेस में डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमसे पूछ दिया कि फास्फोरस का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता करो, क्या होगा। तो फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है एल की वैल्यू पे, क्योंकि एल हमको ऑर्बिटल बताता है, ठीक है। अब उसी ऑर्बिटल के बेसिस पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपनी वैल्यू बताएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एल की वैल्यू अगर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हो जाएगा। एल की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 से लेके +1 तक की सारी वैल्यू शो करेगा। जैसे कि एम की वैल्यू -1, 0 और +1 हो जाएगी, ठीक है। एल की वैल्यू अगर 2 रही तो -2 से लेके +2 तक सारी वैल्यू एम की वैल्यू हो जाएगी। एल की वैल्यू 3 रही तो -3 से लेके +3 तक सारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फास्फोरस का कितना होता है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3 6 4 10 2 12 3 15, ठीक है। तो देख सकते हो इसके p ऑर्बिटल में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 एंड 3। एक होगा px में, एक होगा py में, एक होगा pz में, ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है p के लिए, l की वैल्यू 1 तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा -1, 0 एंड +1, ठीक। अब जरूरी नहीं कि px की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 ही हो, py की 0 हो, pz की +1 हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये -1, 0 और +1 जो होता है वो आर्बिट्री होता है, मतलब इसके लिए कोई नेचुरल रूल नहीं है कि px की वैल्यू -1 होगी, py में m की वैल्यू 0 ही होगी, pz में m की वैल्यू +1 होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम एग्जाम में लिखेंगे, एग्जाम से हमसे पूछ ले कि फास्फोरस का आखिरी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू फॉलो करेंगे। दैट मीन्स देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, pz में, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी +1, ठीक है। ऐसा हम एग्जाम में लिखेंगे, बट हमको पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज जो हैं वो फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि पूछ दिया कैल्शियम के लिए, कैल्शियम का क्या 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6 4 10 2 12 12 6 18 4s2। मतलब इसमें L की वैल्यू क्या होगी बताओ, S के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0, तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि फास्फोरस में डायरेक्शन कैसे बताया उसने, ये हमको पता है कि हमारा p ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप का होता है। अब वो डम्बल शेप 3D एक्सिस में कहीं भी हो सकता है वो x एक्सिस में लाई कर रहा हूँ, x y और z 3 एक्सिस होते हैं, x y एंड z। अब अगर px में लाई कर रहा है या फिर py में लाई कर रहा है या pz में लाई कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? कौन से इलेक्ट्रॉन को तुमने पूछा था, आखिरी इलेक्ट्रॉन। आखिरी इलेक्ट्रॉन में बताओ डायरेक्शन क्या हो, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, pz में एंटर कर रहा है, मतलब जरूर उसका डायरेक्शन क्या होगा, z एक्सिस में होगा, ठीक है। अगर हमको पूछता सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, तो फिर देख सकते हो यहाँ पे py में एंटर कर रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, y एक्सिस में होगा। एंड दैट्स हाउ यू डिटरमाइन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3D स्पेस, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, that is electron is either whether the electron is spinning clockwise or anti-clockwise. That means इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करता है, और रिवॉल्व करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस में स्पिन भी कर रहा होता है, ठीक है। अब ये स्पिन या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। या तो वो कुछ ऐसा घूम रहा होगा क्लॉकवाइज, या तो फिर वो अपने एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस में कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अब ये डिटरमाइन करने के लिए याद रखना कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, ठीक है। क्लॉकवाइज स्पिन के लिए
s की वैल्यू प्लस हाफ होती है, ठीक है, और उसको एक ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, एरो से शो करते हैं, ठीक है। जबकि एंटी क्लॉकवाइज के लिए s की वैल्यू माइनस हाफ होती है और उसको हम लोग नीचे पॉइंट आउट करते हुए एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमारा ऑर्बिटल फुल फिल्ड है तो फिर उसमें एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। दैट मीन्स प्लस हाफ एंड माइनस हाफ विल कैंसल ईच अदर और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि हमको पूछा कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, इस स्कैंडियम का स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 4 10 2 12 12 6 18 4s2 3d1, ठीक है। तो फिर हमको पूछा कि सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्पिन क्वांटम नंबर बताओ। तो हमको पता है d ऑर्बिटल में 5 सबशेल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो उस d ऑर्बिटल में देखो एक इलेक्ट्रॉन आया है ना, जो कि कैसा स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हाफ हो जाएगी, ठीक है ना। इसी के जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया मैग्नीज का Mn का होता है 25, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d वॉट 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20 20 और 5 मिला के हो जाएगा 25। मतलब इसके d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भर रहे होते हैं तो हम लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, विच स्टेट्स दैट कि सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद ही उसकी पेयरिंग होगी, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन को हर एक ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर मान लो यहाँ पे 6 होता तब यहाँ पे मैं पेयरिंग करना शुरू करता। कि इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से भरेगा और उसके बाद ही उसकी पेयरिंग हो पाएगी, ठीक है। तो s की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, ये भी प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। 5 इलेक्ट्रॉन, पाँचों क्लॉकवाइज, पाँचों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 2 का एलसीएम 2, 5 को 1 को 5 बार प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 5/2। तो स्पिन क्वांटम नंबर विल बी 5/2, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बिफोर दैट टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है, राइट डाउन ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर लिखिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कन्फिग्रेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब इसमें 2 s ऑर्बिटल्स हैं और एक p ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, पहले में 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7वां इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पे आया। कहाँ पे, ये px होगा, ये py होगा, ये pz होगा। 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, pz में एंटर किया, ठीक है। अब सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ m क्या गया है, 2 गया है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब इसका l का वैल्यू क्या होगा, देखो 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया है, p ब्लॉक में एंटर किया है, ठीक है। तो तुमको पता होना चाहिए कि s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए क्या होती है, 3 होती है, ठीक है। तो क्योंकि आखिर इलेक्ट्रॉन p में एंटर किया, मतलब l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। l की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है। अब इसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, l की वैल्यू अगर 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 से लेकर +1 तक कुछ भी हो सकता है। तो -1 0 और +1। एंड व्हाट अबाउट इट स्पिन क्वांटम नंबर, देख सकते हो pz में वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, +12, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के 7वें इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर्स हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम में कोई भी एक एलिमेंट देगा और उस एलिमेंट का किसी भी इलेक्ट्रॉन का सारा क्वांटम नंबर पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑर्बिटल जिसकी n की वैल्यू 3 है, तो पता करो कि उसके सारे l की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। और अगर l की वैल्यू 3 होती है, ठीक है, तो फिर m और s की सारी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है। मतलब 2 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है इसमें। क्या, एक, जब n की वैल्यू 3 होगी तो l की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, और अगर l की वैल्यू 3 हुई तो m और s की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर n की वैल्यू 3 हुई तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखो हमको पता है कि s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होता है। लेकिन जब n 3 होता है तो क्या चारों सबशेल्स आ पाते हैं? चलो कन्फ्यूजन करके देखते हैं। जनरल कन्फ्यूजन कैसे करते हैं हम लोग? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, फिर 4f14 आता है। क्या यहाँ पे कहीं भी तुमको 3f दिख रहा है? नहीं, क्योंकि 3f एग्जिस्ट ही नहीं करता। f ऑर्बिटल की शुरुआत ही कहाँ से होती है? फोर्थ शेल से होती है। मतलब थर्ड शेल में f का कोई अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास n के लिए 3 के लिए सिर्फ 3 सबशेल्स हो सकते हैं, s, p और d। ठीक है, अब s के लिए क्या होगा? 0, p के लिए 1, d के लिए 2। f की वैल्यू 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि n जब 3 होगा तो उसका f का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3 में अजीमुथल क्वांटम नंबर के पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं? 0, 1 और 2 फॉर s, p एंड d। ठीक है, अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा है, अगर l की वैल्यू 3 होती है तो तुमको पता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा फिर? -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। और इसके अलावा स्पिन क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकता है? l की वैल्यू 3 के लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकता है? +12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर निकालिए। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जैसा ही बनेगा। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। कन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 6, 4, 10, 2, 12, 12 और 5 होता है 17, 3p5। तो देख सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है ना, तो यहाँ तक के तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए। p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे देख सकते हो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ लाई कर रहा है? pz में लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या गया है? 3 गया है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बिकम 3। ठीक है, फिर इसका l का वैल्यू क्या होगा? आखिरी इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? p ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, तो l की वैल्यू क्या है पता है ना? याद रखनी है चीज़, l की वैल्यू 0 होगी s के लिए, p के लिए होगी 1, d के लिए होगी 2, f के लिए होगी 3। ठीक है, l की वैल्यू p के लिए क्या होती है? 1, तो फिर l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? अगर l की वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन बी -1, 0 और +1। ठीक है, व्हाट अबाउट इट्स स्पिन? देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या होती है? +12 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन के, मतलब क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर निकालेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट डाउन ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर। सल्फर के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर लिखिए। ठीक है, आंसर नंबर 4। सल्फर का कितना होता है? 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6, 4, 10, 2, 12, 12 और 6, 18। तो 3p कितना हो जाएगा? 6, 4, 10, 2, 12, 12 और 4, 16। अब इसके 10वें इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर निकालने के लिए कहा है, तो देखो ये 1, 2, 3, 4, फिर p वाले शेल में आएगा आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ इसके लिए? देखो 10वां इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कौन से शेल में एंटर कर रहा है? देखो सेकंड शेल में, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, l की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? p ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है आफ्टर ऑल, तो l के लिए, l की वैल्यू p के लिए क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करूं तो फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर p ग्रुप में गया है। दैट मीन्स +1, 0 और -1, मतलब -1, 0 और +1 हो सकता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा -1, 0 और +1। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर की बात करूं तो 10वां इलेक्ट्रॉन देखो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -12 हो जाएगी। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट।
तो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट ऑल द क्वांटम नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम। स्कैंडियम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर निकालिए। तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। देख सकते हो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, बस d ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। ठीक है, तो उसी के लिए हमको सारे क्वांटम नंबर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है, इनका 4 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, d ब्लॉक में गिर रहा है तो l की वैल्यू क्या होती है याद है, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि तुमको याद रहे। अगर s है तो 0, p है तो 1, d है तो 2, f है तो 3। तो क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d में गिर रहा है तो फिर l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर में। तो देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर किया, कैसा स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी +12 आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लेटर्स रूल, और उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट भी कवर होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।